गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th के हिस्ट्री के हर चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। उसमें अब हम चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज़ के आगे के पार्ट को शुरू करेंगे। इसमें अब हम नए टाउन्स, इससे पहले कुछ अलग टाउन्स थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से आपको कुछ पोर्ट्स यानी कि जो सी के पास का एरिया होता है, कुछ फोर्ट्स यानी कि किले, और कुछ सेंटर्स फॉर सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड होती थी उसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स, इनकी बात करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का। तो 18th सेंचुरी में एक चेंज ये हुआ कि मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, ये जो 3 जगहें थी ये अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि इन तीनों के पास पोर्ट था और उस वक्त एयरवेज तो था नहीं। तो सारे के सारा जो शिप्स में ट्रैवलिंग हुआ करती थी, चाहे वो पीपल ट्रैवल कर रहे हैं या वो गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं, तो इसके लिए जो पोर्ट वाला एरिया था वो बहुत इम्पोर्टेंट होने लग गया। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज वहां बिल्ड करनी शुरू की। सारे के सारे गुड्स की कलेक्शन, हर इम्पोर्टेंट चीज का काम अब कहाँ हो रहा था? या तो मद्रास में या कलकत्ता यानी कैलकाटा या फिर बॉम्बे में हो रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी नहीं थी जो वहां पे अपना फैक्ट्री सेटअप कर रही थी और वो कुछ प्रॉफिट कमाना चाहती थी। इसके अलावा और भी यूरोपियन कंपनीज जैसे कि डच थे, पोर्चुगीज थे, वो लोग भी अपनी सेटलमेंट कर रहे थे। तो इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बाकी की यूरोपियन कंपनीज से कंपटीशन था उनका, इसके लिए इन्होंने फोर्टिफाई किया यानी कि किले बनाने शुरू किए, क्योंकि इनको खतरा था इन यूरोपियन कंपनीज से। दीज सेटलमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन। अब मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कैलकाटा में फोर्ट विलियम और बॉम्बे में फोर्ट मार्क्ड आउट द एरिया ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट। अब एक मिनट, ये फोर्ट ही है। तो ये 3 नाम आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि यहाँ पे फोर्ट्स बिल्ड हो गए थे। कहाँ? 3 जगहों पे, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे और यहाँ पे ब्रिटिश सेटलमेंट यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वही यहाँ रहा करते थे। इंडिया के जो लोग, जो यहाँ के मर्चेंट्स थे या यहाँ के कारीगर थे, जो भी वर्कर्स थे, ऐसे लोग जो यूरोपियन मर्चेंट्स के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई इंडियन आर्टिसन है, मैं एक इंडियन आर्टिसन हूँ जो कि बहुत सुंदर नक्काशी का काम करती हूँ, मैं कुछ लक्कड़ के बहुत सुंदर से कुछ चीजें बना सकती हूँ। अब यूरोपियंस को अगर मेरी चीज खरीदनी है तो यानी कि मैं उनसे डील कर रही हूँ, मैं उनसे बिजनेस कर रही हूँ। तो जो ऐसे लोग होते थे जो इकोनॉमिक डीलिंग्स करते थे, किनके साथ? यूरोपियन मर्चेंट्स के साथ, वो इन फोर्ट्स के बाहर रहा करते थे। तो फोर्ट के अंदर कौन रहेगा? जो ब्रिटिश हैं, लेकिन जिनको भी उनके साथ काम करना है वो फोर्ट के बाहर रहा करते थे। Thus, from the beginning, यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में एक सेपरेशन रहा करता था। जहां पे यूरोपियंस रहा करते थे उसको व्हाइट टाउन बोला जाता था, क्योंकि उन लोगों को कलर बहुत ज्यादा मैटर करता था। तो इसीलिए उन्होंने, जहां पे इंडियंस रहे, जहां पे वो खुद रहते थे, उन्होंने उसको व्हाइट टाउन कहा। ये बात हमें कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स यानी कि उस वक्त की जो लिखी हुई चीजें मिलती हैं वहां से पता चलता है। और जहां पे इंडियंस रहते थे उनको ब्लैक टाउन कहा जाता था। एक बार जब, पहले तो ब्रिटिशर्स एक कंपनी की तरह आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ने पावर कैप्चर कर ली और वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे, उसके बाद ये जो रेशियल डिस्टिंक्शंस था यानी कि कलर के बेस पे
ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये यूरोपियंस हैं, ये इंडियंस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मिड 19th सेंचुरी में एक नया एक्सपेंशन हुआ, वो था रेलवे का। अब यहां से रेलवे लाइंस आने लग गई। पहले क्या होता था, सिर्फ सामान गुल्लक कार्ट इन सब चीजों के थ्रू कैरी किया जाता था, तो बहुत वक्त लगता था। लेकिन जब रेलवे आ जाएगा तो रेलवे काफी फास्ट है कंपेयर टू बाकी सब ट्रांसपोर्ट जो उस वक्त में थे। तो इससे क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, रेस्ट ऑफ द एरियाज भी लिंक होने लग गए। जैसे आज की डेट में अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओ और आप देखो कि मेट्रो बहुत कॉमन है। मेट्रो से क्या हो रहा है कि जो दूर दूर के एरिया हैं, जैसे दिल्ली का एनसीआर वाला एरिया भी अब लिंक्ड है, इजीली आप एक से दूसरी जगह पे जा सकते हो। तो उसी तरीके से आज की डेट में रेलवे पूरे के पूरे इंडिया को कनेक्ट करती है। अगर आपने कहीं भी जाना है किसी भी स्टेट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप आराम से रेलवे के थ्रू जा सकते हो। तो पूरी कंट्री को लिंक करने का काम कर रही है। ठीक उसी तरह मिड 19th सेंचुरी में ये एक्सपेंशन और ये लिंक करना सिटीज का एक दूसरे से, ये काम शुरू हो गया था। इसका रिजल्ट ये था कि जो हिंटरलैंड होते हैं, जहाँ पे आपको कंट्री साइड में, कंट्री साइड क्या होता है, जैसे सपोज ये मेन एरिया है जहाँ पे रूलर्स रहते हैं, पहले के टाइम में किंग्स रहते थे, मिनिस्टर्स रहते थे, या अब के टाइम में ब्रिटिशर्स रह रहे थे। उसके जो बाहर का एरिया होता है, आउटस्कर्ट का एरिया, उसको कंट्री साइड कहा जाता है। जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स मिल सकते हैं, लेबर मिलती है, वो अब धीरे धीरे मेन एरिया में, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा क्राउडेड थी, एक्सपेंसिव थी, तो धीरे धीरे वो लेबर क्लास यहाँ आउटस्कर्ट में शिफ्ट होने लग गई। क्योंकि रेलवे लाइन थी तो वो आराम से काम करने अंदर आ सकते थे और फिर वापस अपने घर पे जाया जा सकता था। तो रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान होता है, और जो मजदूर हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे लिंक होने लग गए पोर्ट के एरिया से। इससे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल आराम से ट्रांसपोर्ट होने लग गया और एक्सपोर्ट किया जाने लग गया। और चीप लेबर तो हमारे यहाँ पे थी ही, वैसे भी ब्रिटिशर्स कितने ही पैसे देते थे, फोर्स लेबर होती थी, पर फिर भी लेबर अब इजीली अवेलेबल होने लग गई और सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो सस्ता हो गया पहले से। मॉडर्न फैक्ट्री सेटअप होने लग गई। 1850s में कॉटन मिल सेटअप हुई। कॉटन मिल्स के बारे में तो हमने पहले भी देखा था कि कैसे इंडिया के जो मर्चेंट्स थे और जो बॉम्बे के एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने यूरोपियन ओन्ड जूट मिल्स ये भी इस्टेब्लिश हुई। तो अब आपको यहाँ से कॉटन मिल्स दिख रही हैं और जूट मिल्स दिख रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो कॉटन मिल्स हैं ये बॉम्बे में सेटअप हुई हैं और जो जूट मिल्स हैं ये कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में सेटअप हुई हैं। इससे क्या हुआ, इंडिया का अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया। इससे पहले हर कोई फार्मिंग कर रहा था या टेक्सटाइल में काम कर रहा था, कॉटन से कुछ बना रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ, अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए, जो कि आ सकता है, तो आप कहोगे मिड 19th सेंचुरी में जब रेलवे शुरू हुआ। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा कि इससे लिंक हुआ, ट्रांसपोर्ट चीप हुआ, लेबर चीप अवेलेबल हो गई। तीसरा, कॉटन मिल्स और जूट मिल सेटअप हुई, इसने आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को शुरू किया। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, किसको, इंग्लैंड की इंडस्ट्री को। और वहां की जो इकोनॉमिक फोर्सेस थी वो कैपिटलिज्म था। उनकी इकोनॉमी फैक्ट्री पे प्राइमरीली बेस्ड नहीं थी। उनकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो टर्शरी सेक्टर में थी। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पुराना ज्योग्राफी का याद करना पड़ेगा कि 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जब लोग सिर्फ फार्मिंग करते हैं या गाय और बकरी वगैरह पालते हैं, पैस्टरलिज्म करते हैं, बस वही काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है, जैसे ये कॉटन मिल हो गई, जूट मिल हो गई, ये सब सेटअप होते हैं। टर्शरी सेक्टर जैसे कि आईआईटी है, आज की डेट में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है,
ये सब सेक्टर टर्शरी सेक्टर में आते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उस कंट्री की होगी जहां के ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। उस वक्त में इंग्लैंड की मोस्ट पॉपुलेशन इसी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो जब यहाँ से अब स्टोरी ये चल रही है कि यहाँ का जो इंडिया का रॉ मटेरियल था वो कहाँ जा रहा है, वो इंग्लैंड जाता था और वहाँ की इंडस्ट्री के लिए काम होता था। लेकिन जो वहाँ की मेजर पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन थी वो तब भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ के लोग टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। देयर वर ओनली टू प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज। अगर हम इंडिया की बात करें तो दो प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज थी। कानपुर, एक्चुअली ना ये इंग्लैंड और फिर बीच बीच में आपको इंडिया का रेफरेंस दे रहा है, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से सुनना कि मैं कहाँ पे अब इंडिया पे आ गई। पीछे अभी ये इंग्लैंड की बात कर रहा था कि वहां पे टर्शरी सेक्टर है। अब आपकी बुक में ट्विस्ट आ गया, अब फिर से हम वापस इंडिया पे आ गए हैं और अब हम प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कानपुर जो कि स्पेशलाइज था किसके लिए, लेदर के लिए, वुलन के लिए और कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो पहली की कौन सी जगह हुई जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटी थी, वो थी कानपुर। और दूसरी थी जमशेदपुर। जमशेदपुर में सबसे पहला स्टील का जो स्पेशलाइजेशन है वहां पे ही स्पेशलाइज इन स्टील। इंडिया मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं बन पाया जबकि इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। ये दो तो यहाँ पे प्रॉपर थी। इनके अलावा कलकत्ता में भी जूट की मिल सेटअप हुई, बॉम्बे में भी कॉटन की हो रही थी। बट इंडिया प्रॉपर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए था क्योंकि हमारे ऊपर एक कॉलोनियल रूलर्स बैठे थे। उनका पर्पस हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं था, उनका पर्पस था अपना प्रॉफिट। और उनको प्रॉफिट मिलेगा तब जब हम दब के रहेंगे। इंडियंस को ग्रो नहीं करने देना चाहते थे वो। एंड उनकी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी उसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लिमिटेड रखा। उन्होंने इसको फ्लरिश नहीं, ग्रो नहीं होने दिया, लिमिटेड रखा। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास ये लार्ज सिटीज बने लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया कॉलोनियल इंडिया का एज अ होल। ये तीन जगह, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये तीनों ग्रो हो रहे थे लेकिन पूरा देश, जो पूरा इंडिया था, आज की डेट का बांग्लादेश और आप पाकिस्तान भी जोड़ लो, उतना बड़ा इंडिया, वो पूरा ग्रो नहीं हो रहा था। सिर्फ ये तीन जगह ही ग्रो हो रही थी। अब आगे चलते हैं अ न्यू अर्बन मिलियू। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं बॉक्स एक बार। आयोनिक ये थ्री ऑर्डर ऑफ एंशियंट ग्रीक आर्किटेक्चर है। द अदर टू बीइंग डायोरिक और कॉर्थनिक। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी, आप इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना। इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कि जो स्टाइल ऑफ द कैपिटल ऑफ द हेड ऑफ द कॉलम, जो इसका जिस तरीके से इसको बनाया गया है ना, वो इसको अलग करता है। और यही तरीका फिर से रेनेसांस पीरियड और नियो क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर में भी यूज किया गया है। 11th में रेनेसांस का थोड़ा सा मेंशन आता है, अगर वहां से आपको समझ आ रहा हो, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप ये तीन स्ट्रक्चर्स देख सकते हो कि कैसे इनको ये अलग है और इनको बाद में भी रीअडेप्ट किया गया है। अब एक अर्बन मिलेनियम की बात करते हैं हम। तो कॉलोनियल सिटीज जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं मर्चेंटाइल कल्चर ऑफ न्यू रूलर्स। जो कॉलोनियल सिटीज, वो जो मर्चेंटाइल कल्चर है वहां का, जो बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है हर चीज का, वो वैसा कल्चर शो कर रही हैं। पॉलिटिकल पावर और पैट्रनेज अब इंडियन रूलर्स के हाथ में। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद तो धीरे धीरे इंडियन रूलर्स के हाथ से निकल गई थी। मुगल पावर तो वीक ही हो गई थी, तो छोटे छोटे रीजनल लीडर्स निकल के आए थे जो हमने 1857 के रिवोल्ट में देखा। उनके हाथ से भी ब्रिटिशर्स अलग अलग पॉलिसीज लगा के अपना जो कंट्रोल था बढ़ाते जा रहे थे। तो इंडियन रूलर्स के हाथ से पावर शिफ्ट होके
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स व्यापारी थे उनके हाथ में पावर जाती जा रही थी। इंडिया जो कि who worked as इंटरप्रेटर्स, क्योंकि वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती थी और यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो जो थोड़े बहुत इंडियंस होते थे, जो थोड़े पढ़े लिखे होते थे, वो लोग क्या काम करते थे, इंटरप्रेटर्स करने का, कि उनकी बातों को इंटरप्रेट करना है, एक दूसरे के बीच में मिडिल मैन का काम करना है। जैसे जो कोई इंसान है जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा कि ब्रिटिशर क्या बोल रहे हैं, तो वो मिडिल मैन का काम कर सकता है बीच में, या वे सामान बेच रहा है तो बीच में मिडिल मैन बन गया, ट्रेडर या सप्लायर ऑफ गुड्स। यही काम होता था इंडियंस का इंपॉर्टेंट सिटीज में। जो रिवर या सी होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और उसके जो घाट होते हैं या डॉक, जो रिवर का एरिया है या जो सी का एरिया, उसकी जो साइड का एरिया होता है उसको घाट बोलते हैं रिवर वाले को, और जो सी का, ऐसे डॉक बोलेंगे। वो एक बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वहां पे। और उनके ही साइड वाले एरिया जो समुद्र है या रिवर है, सपोज ये एक रिवर बह रही है और इसके साइड का जो एरिया है, यहाँ पे गोदाउन होंगे मर्चेंट्स के, इंश्योरेंस एजेंसीज होंगी जो आपको इंश्योरेंस देंगी कि आपका इंग्लैंड तक सामान एक्सपोर्ट होगा, प्रॉपरली हो जाए नहीं होगा, उसके लिए इंश्योरेंस एजेंसीज बैठी हैं, ट्रांसपोर्ट डिपोट्स बैठे होंगे, बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट, ये सब काम होगा इनके घाट्स पे। फर्दर अगर आप इनलैंड में आ जाओ, समुद्र से थोड़ा अंदर के एरिया में आ जाओगे, तो आपको अंदर के एरिया में, यहाँ से अगर आप थोड़ा आगे अंदर आ गए, तो यहाँ पे आपको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस दिखेंगे, जो कंपनी ब्रिटिश के ही होंगे, और वो उसलिए हैं कि प्रॉपर एरिया का कंट्रोल देखना, ये सब। राइटर्स बिल्डिंग इन कैलकटा वाज वन सच ऑफिस। अराउंड द प्रोफेसी ऑफ द फोर्ट, यूरोपियन मर्चेंट्स एजेंट्स ने अपने खुद के हाउसेस बना रखे थे, क्योंकि जो मर्चेंट्स और एजेंट्स हैं उनको भी तो रहने की जगह चाहिए, तो उनके घर भी प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल में बिल्ड हुए हुए थे। उनके साथ उनके गार्डन हाउसेस होते थे इन द सबर्ब्स। रेशियली एक्सक्लूसिव क्लब्स, की वहां पे जो ऐसे क्लब्स होते थे जहां पे इंडियंस नहीं जा सकते थे। कलर का मैटर बहुत होता था कि जो वाइट है सिर्फ वही जाएगा। रेस कोर्सेज, क्योंकि उस वक्त हॉर्स रेसिंग बहुत ज्यादा होती थी, थिएटर, इन सब में कलर का बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, सिर्फ वही जा सकते थे जहां पे वो वाइट होते थे, जो यूरोपियंस होते थे। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसमें द ओल्ड कोर्ट हाउस एंड राइटर्स बिल्डिंग, ये थॉमस और विलियम डैनियल ने बनाई थी। एंड इससे आप देख रहे हो कि कैसे इसको यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया। लोग पालकी में लेके जा रहे हैं, और आप कुछ भी, हॉर्स कार्ट जा रही है, बट जो लेबर काम कर रही है वो कौन है, इंडियंस। और जो रिच क्लास, जो एलीट इंजॉय कर रहा है वो कौन है, वो यूरोपियंस हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं, वो वाइट हैं जो इंजॉय कर रहे हैं। मतलब हमारा ही कंट्री है बट वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। रिच जो इंडियन एजेंट्स और मिडिल मैन होते थे, उन्होंने अपने पुराने जमाने के बड़े बड़े कोर्टयार्ड, मतलब आंगन होता है जो बीच में घर का, बड़े बड़े घर बना रखे थे, लेकिन ब्लैक टाउन में, व्हाइट टाउन में नहीं, ब्लैक टाउन में। उनके घर के पास ही बाजार हुआ करता था, और लार्ज जमीन लिया करते थे वो लोग, ताकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर से, मतलब शायद इंडियंस जमीन इन्वेस्टमेंट के तौर से सदियों से लेते आ रहे हैं। अब इंग्लिश मास्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए वो लोग लेविश पार्टीज दिया करते थे फेस्टिवल्स पे, क्योंकि भाई हम उन्हीं के ही रहमो करम पे हैं, हम उन्हीं की अगर उन्होंने हम पे गुस्सा हो गए तो हमें फिर कैसे ही हमारा गुजारा होगा, तो इसीलिए उनको इम्प्रेस करना बड़ा जरूरी होता था। तो इंडियंस क्या करते थे, जो रिच इंडियंस होते थे, वो पार्टीज दिया करते थे फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली है या कोई इंडियन फेस्टिवल है, तो उनको फेस्टिवल पे पार्टीज देनी है। आई डाउट कि इंग्लिश लोग आते होंगे इंडियंस की पार्टीज पे, बट स्टिल। और इंडियंस जो रिच होते थे वो लोग टेम्पल्स बिल्ड करवाया करते थे, अपने खुद के स्टैचूज बनवाया करते थे, और वैरायटी ऑफ सर्विसेज दिया करते थे यूरोपियंस को। और इंडियन मास्टर्स एज कुक्स, पैलेंक्विन बेरर्स, जो पालकी लेके जाते हैं वो लोग, कोचमैन, गार्ड, पॉटर्स, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो सारे यूरोपियंस के घर बने हैं इतने सुंदर सुंदर, ये तो इंडियंस नहीं बनाए हैं ना,
तो उनको बनाने के लिए भी ये सब इंडियंस की लेबर ही चाहिए, तो उनकी भी यूज हुआ करता था। अब जो कॉलोनियल सिटी होती थी उसका नेचर कुछ इस तरीके का होता था कि जब मिड 19th सेंचुरी में, जब रिवोल्ट 1857 के बाद जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था ना, एटीट्यूड्स इन इंडिया, वो एक फियर ऑफ रिबेलियन का था कि ये फिर से विद्रोह ना कर दे हमारे अगेंस्ट जैसे ये पहले कर चुके हैं। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि जो वाइट लोगों के रहने की जगह है ना, उसको हमें और ज्यादा सिक्योर करना पड़ेगा कि कल को अगर इन्होंने हम पे अटैक कर दिया तो हम कम से कम अपने किले में छुप के तो रह पाएंगे। तो उस डर के कारण इन लोगों ने सेग्रीगेट एनक्लेव्स, थ्रेट ऑफ नेटिव के कारण उन्होंने अपने थोड़ा सा सिक्योर करने की कोशिश की। पैस्चर लैंड, जो ग्रेस करने की जगह होती है, जहाँ पे गाय बकरी अपना, कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको छोड़ दिया जाता है कि अच्छा वो अपना खाना वहाँ पे खाती रहती हैं, घास खाती रहती हैं। तो पैस्चर लैंड्स और एग्रीकल्चरल फील्ड जो पुराने टाउन के आसपास थी उनको पूरा साफ करवा दिया गया। क्यों साफ करवा दिया गया? ताकि अगर कभी विद्रोह हो तो दूर से ही उनको दिख जाएगा। अगर पेड़ वगैरह होंगे तो कोई भी छुप के उन पे अटैक कर सकता है। इसीलिए उन पूरे एरियाज को क्लीन करवा दिया गया और वहां पे सिविल लाइंस आज भी है। जो आप बॉम्बे में अगर जाओ, सिविल लाइंस आपको हर जगह पे दिखेगा। सिविल लाइन सेटअप की गई थी वेयर पीपल बिगिन टू लिव इन द सिविल लाइंस। धीरे धीरे लोग वहां पे रहने लग गए। कंटोनमेंट प्लेसेस जहाँ पे इंडिया की ट्रूप्स रखी जाती थी, लेकिन वो ट्रूप्स यूरोपियन के कमांड के अंदर होती थी, वहां पे कंटोनमेंट एरियाज में होती थी। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे आपको कंटोनमेंट एरिया जरूर होगा जहाँ पे आज भी आर्मी के ऑफिशियल्स और उनकी फैमिलीज वगैरह कुछ लोगों की रहती हैं। तो कंटोनमेंट एरिया, वहां पे काफी सारी ट्रूप्स प्लेस्ड होती थी। तो इंडियन ट्रूप्स किनके अंडर? यूरोपियन कमांड के अंदर। These areas were separated from but attached to Indian towns। एक तरीके से ये अलग थे बट जुड़े हुए थे। बड़ी बड़ी स्ट्रीट थी, बंगलोज बने हुए थे, और बंगलो के, कहते ना, घर के बाहर गार्डन है, गार्डन के बाद सड़क है, मतलब बहुत बड़े बड़े और बिल्कुल रिच लाइफस्टाइल जिया करते थे ये लोग कि घर के बाहर बड़े बड़े गार्डन्स हैं, बैरिक्स, परेड ग्राउंड और चर्च, और ये सब कुछ इन्होंने बनवाया था। They were meant as safe haven for Europeans, कि मतलब ये हमारी वो जगह है जहाँ पे हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि पीछे इतना सुंदर सा एक ट्रेडिशनल फोर्ट सा बना है और यहाँ लोग गरीब झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ये डिवीजन है वाइट और ब्राउन या फिर ब्लैक के बीच का, जो इन्होंने डिवाइड कर रखा था। ओल्डर अर्बन जो लाइफ थी, वहां पे पुराने एरियाज को इंडियंस को दे दिया था कि तुम वहां रह जाओ। ब्रिटिश के लिए ब्लैक एरिया जो था वो एक क्योस और एनाक्मी, मतलब वहां तो बिल्कुल ही फिल्दी लोग रहते हैं, गंदे लोग रहते हैं, वहां पे डिसीज होती रहती हैं। और ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि उनका खुद का क्लीनलीनेस और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, महामारी, प्लाग और कॉलरा ये स्प्रेड होने लग गए। इससे क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ लोग की डेथ हो गई। कॉलोनियल ऑफिसर्स को लगा कि उनको स्टिंजेंट मेजर्स, अब कुछ ध्यान देने की जरूरत है सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ पे, क्योंकि आप इस दीवार के इस हिस्से को बिल्कुल क्लीन रखते हो लेकिन यहाँ का एरिया बिल्कुल डर्टी रहता है, लोग बीमार रहते हैं, तो एयर में आपको वही सेम स्प्रेड हो रही है, आपको भी वही सारी डिसीजेज होने के चांसेस हैं। धीरे धीरे इनको एहसास हुआ कि जो ब्लैक की डिसीजेज हैं वो स्प्रेड होके वाइट टाउन में भी आ जाएंगी और हमें भी हो जाएंगी। तो 1860s और 70s में काफी बड़े बड़े सख्त मेजर्स लिए गए सैनिटेशन के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए। इंडियन टाउन्स को रेगुलेट किया गया, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस डेवलप की गई सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए। उससे पहले मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था जहाँ पे इंडियंस रहते थे, और अब ड्रेनेज सिस्टम फाइनली बनने लगा। आई मीन इमेजिन, हम लोग हड़प्पा के टाइम में देख रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था, उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा था, और अब यहाँ पे 90s, हम लोग 19th सेंचुरी में देख रहे हैं कि लोगों के घर के नीचे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो काफी बुरी कंडीशन में इंडियंस रह रहे थे।
सिस्टम वॉज ऑल्सो पुट प्लेस एट दिस टाइम, सैनिटरी विजिलेंस हुआ और इंडियन टाउन्स को रेगुलेट किया जाने लगा। इसीलिए नहीं क्योंकि उनको इंडियंस की परवाह थी, इसीलिए क्योंकि उनको अपनी हेल्थ की परवाह थी। फर्स्ट हिल स्टेशन, ये अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़िएगा अगर हमेशा अपडेट रहना चाहें, उस पर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करती हूँ। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।